सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं, आईएपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन और कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। मैं डॉक्टर स्वप्निल इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 913वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूँ। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी एक मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर रुचिरा मावदिया मैम। डॉक्टर रुचिरा मावदिया मैम जो नोबल यूनिवर्सिटी जूनागढ़ के नोबल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपर्टरी विभाग की सहायक प्राध्यापक हैं। रुचिरा मैम होम्योपैथिक रिपर्टरी के क्षेत्र में अपने गहन ज्ञान और अनुभव के लिए जानी जाती हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपने विचार हम सबके साझा करें। ओवर टू यू मैम। Thank you so much to Dr. Swapnil sir for the introduction and Shubh Sandhya सभी को and स्पेशल थैंक यू टू डॉक्टर एम के सहानी सर जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और यहाँ पे एज ए स्पीकर इनवाइट किया। और इसके पहले भी हिंदी इंग्लिश सेशन में मैंने वेबिनार दिया है फॉर द टॉपिक आई थिंक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस while selecting a constitutional remedy and सर अभी मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। हाँ मैम, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सो आज का मेरा टॉपिक है द रोल ऑफ लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। सो हम सभी को पता है कि अभी मॉडर्न सोसाइटी में जब अर्बनाइजेशन हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की प्रिवेलेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और ज्यादातर देखा जाए तो यंग एडल्ट्स में, एडोलेसेंट्स में भी अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है वो देखने को मिलता है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब अगर हमने मेडिकेशन नहीं भी स्टार्ट किया है, अगर हम प्रिवेंटिव स्टेज में ही है, तो हम कैसे लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके या फिर न्यूट्रिशन में थोड़े से चेंजेस करके और बहुत ही सारे बिहेवियरल पैटर्न्स है वो चेंज करके हम कैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे ब्रीफ में यहाँ पे थोड़ा इंक्लूड करने की ट्राई किया है। और तो पहले हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कॉमनली कौन से हैं। तो इंक्लूडिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस आर इंक्रीजिंगली प्रिवेलेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। जैसे कि देखा जाए तो पहले के टाइम में ये सब इतने नहीं देखने को मिलते थे। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी तो बहुत ही कम देखने को मिलता था। अभी यहाँ पे देखा जाए तो डायबिटीज हर एक घर में देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन हर एक घर में एक पेशेंट तो है ही, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज आर इंक्रीजिंगली प्रिवेलेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में ये अभी बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। दिस डिसऑर्डर्स आर ऑफन प्रिवेंटेबल विथ सिंपल येट इफेक्टिव इंटरवेंशंस। अभी ये जो डिसऑर्डर्स है वो बहुत ही ज्यादा प्रिवेंटेबल है इन टर्म्स ऑफ विदाउट मेडिकेशंस ऑल्सो। मतलब अगर हम इंटरवेंशन ना भी करें तो भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, न्यूट्रिशन से, स्लीप पैटर्न सही करके। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द सिनर्जी बिटवीन डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल वेलबींग इज की। मतलब डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी है, मेंटल वेलबींग है, ये तीनों को अगर हम लिंक करके वो अगर वहां पे अप्लाई करें तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आज का सेशन है वो हमें साइंटिफिक एविडेंस और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज वो थोड़ा इंसाइट देगा और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड लॉन्ग टर्म डिजीज प्रिवेंशन के लिए। सो फ्लो ऑफ सेशन ये रहेगा कि इंट्रोडक्शन टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, पहले हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्या है वो थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल इन डिजीज प्रिवेंशन, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। देन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है टू प्रिवेंट द डिजीज। कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और उसके जो रिस्क फैक्टर है वो हम देखेंगे। रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड वेलबींग, मेंटल वेलबींग हम कैसे रखेंगे, स्ट्रेस मैनेज कैसे कर सकते हैं। फिर डाइटरी पैटर्न्स फॉर डिजीज प्रिवेंशन, ऐसे थोड़े जो स्टैंडर्ड डाइटरी पैटर्न्स है
जो कि डिजीज प्रिवेंशन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ स्लीप इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि स्लीप का क्या रोल है टू प्रिवेंट द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। इंटीग्रेटिंग लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, हम कैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, स्लीप पैटर्न सही करके, स्ट्रेस मैनेज करके क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक ब्रीफ केस स्टडी रखा है, अगर टाइम रहा तो हम केस स्टडी भी जो ब्रीफ में मैंने रखा है वो डिस्कस करेंगे, और लास्ट में की टेकअवेज। सो इंट्रोडक्शन टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बेसिकली है क्या? सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आर क्रोनिक कंडीशंस अराइजिंग फ्रॉम अनहेल्दी हैबिट्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एक ऐसे क्रोनिक कंडीशंस है जो कि अनहेल्दी हैबिट्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आते हैं। अनहेल्दी हैबिट्स में क्या क्या आता है? अनहेल्दी हैबिट्स में अभी के लिए अगर हम देखें तो अनहेल्दी हैबिट्स में अभी हम होल ग्रेन वाले जो फूड्स है वो बहुत ही कम यूज करते हैं और प्रोसेस्ड फूड पे ज्यादा फोकस करते हैं। जस्ट मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो सीडेंट्री बिहेवियर, सॉरी, अनहेल्दी हैबिट्स में क्या क्या है? अनहेल्दी हैबिट्स में अगर हम देखा जाए तो अभी के लिए जो प्रोसेस्ड फूड बहुत ही ज्यादा हम लोग यूज करते हैं और होल ग्रेन्स है उसका यूज है वो कम हो गया है, तो वो है अनहेल्दी हैबिट्स। उसके अलावा और भी बहुत सारी अनहेल्दी हैबिट्स है कि जैसे कि अभी हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी ही नहीं है, हमें अगर बहुत ही कम डिस्टेंस पे भी जाना है तो भी हम व्हीकल लेके ही जाते हैं, हम चल के नहीं जा सकते, हम एलिवेटर्स ही यूज करते हैं, लिफ्ट ही यूज करते हैं। बहुत ही ज्यादा ये यूथ में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सब जो अनहेल्दी हैबिट्स है, इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। अभी के लिए देखा जाए तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन में क्या है कि मतलब बहुत ही जगह पे पार्क से, आउटडोर पार्क से वो बहुत ही कम मिल रहे हैं, क्योंकि मेट्रो सिटीज में क्या होता है कि इतनी जगह ही नहीं होती है, तो लोग वहां पे जाके फिर वॉकिंग करे, एक्सरसाइज करे, वो वाला जो चीज है वो भी पहले से बहुत कम हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है। उसके अलावा पोल्यूशन बढ़ गया है, पुअर एयर क्वालिटी हो गई है। डाइटरी एनवायरनमेंट में भी अगर हम देखें तो हम फास्ट फूड बहुत ज्यादा लेते हैं, शुगरी ड्रिंक्स है वो बहुत ही ज्यादा लेते हैं, और प्रोसेस्ड जो स्नैक्स है वो बहुत ही ज्यादा लेते हैं। रेडी टू ईट वाले जो है तो वो हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि यूथ में देखा जाए तो जो हॉस्टल में रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा ये यूज करते हैं, पीजी में रहते हैं तो वो ज्यादा यूज करते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वर्क प्लेस का जो स्ट्रेस है, वर्क प्लेस पे कोई स्ट्रेस है, उसके अलावा सोशल कोई स्ट्रेस है, तो वो भी एनवायरमेंटल फैक्टर में ही इंक्लूड होगा। उसके अलावा हमारी जो स्क्रीन डिपेंडेंसी है, स्क्रीन डिपेंडेंसी भी इतनी बढ़ गई है कि उसकी वजह से भी हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी टाइम नहीं बचता। हमारा कोई भी काम है तो वो स्क्रीन से ही रिलेटेड होता है, कोई भी काम है ऑनलाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें फिजिकल एक्टिविटी भी उसमें इतनी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो भी एक है। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है कि बहुत सारे ऐसे लो इकोनॉमिकल जो होते हैं तो उसमें क्या है कि न्यूट्रिशियस फूड उनको नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी और स्क्रीन का एक्सपोजर जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है अभी। देखा जाए तो जैसे लोग हैं वो जिम में जाते हैं, वहां पे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बट ऐसे ही वॉकिंग करना है या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करनी है घर पे बैठ के भी, बोला जाए तो ये बोला है कि सूर्य नमस्कार है वो अगर आप 5 राउंड डेली कर लो तो वो भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, बट वो भी बहुत सारे लोग नहीं करते, उसकी वजह से भी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो एक फैक्टर है कि वो हो जाता है ऐसा। फिर क्लाइमेट और टेम्परेचर का जो चेंजेस है अभी हम देख ही सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है ये सब, तो वो भी हीट इतना जनरेट होता है तो ओबेसिटी का भी उसमें रोल प्ले होता है, और उसके अलावा जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसमें भी बहुत ही ज्यादा हीट है, तो वो सब उसके भी फैक्टर्स है। फिर ग्लोबलाइजेशन तो हमने पता ही है, वेस्टर्नाइजेशन, तो ये सब चीजें हैं कि उसकी वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सिडेंट्री टाइप का हो गया है, और हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत ही कम हो गया है।
तो इसकी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उसका जो प्रिवेलेंस है वो बहुत ही बढ़ गया है। और सिडेंटरी बिहेवियर है, जैसे हमने अभी बात किया, पुअर डाइटरी चॉइसेस है, स्ट्रेस आर की कंट्रीब्यूटर्स, ये तीनों जो है वो की कंट्रीब्यूटर्स है फॉर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। और उसके कॉमन एग्जांपल है टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हार्ट डिजीजेस एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। एंड rapid urbanization, have technological dependence टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस हैव इंक्रीज्ड प्रिवेलेंस। अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किया वही है, जेनेटिक्स में प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल्स बट लाइफस्टाइल लार्जली डिटरमाइंस डिजीज ऑनसेट। यस, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि प्रीडिस्पोज जो इंडिविजुअल्स होते हैं जेनेटिकली, ये सभी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, ऑलमोस्ट टाइप 2 डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीजेस है, वो जेनेटिकली ट्रांसमिट होने वाले हैं। बट हम क्या कर सकते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चले, न्यूट्रिशन सही करें, डाइट सही करें, तो क्या होगा कि ये जो डिजीज का ऑनसेट है वो हम डिले कर सकते हैं, उसका जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा कम कर सकते हैं। और अर्ली इंटरवेंशन कैन प्रिवेंट प्रोग्रेशन एंड कॉम्प्लिकेशन। यस, सो अर्ली इंटरवेंशन, यहाँ पे इंटरवेंशन के टर्म्स में यही है, नो मेडिकेशन, जस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, वो इंटरवेंशन का बात किया है। कैन प्रिवेंट प्रोग्रेशन एंड कॉम्प्लिकेशन, वो प्रोग्रेशन भी प्रिवेंट कर सकता है और कॉम्प्लिकेशन भी कम कर सकते हैं। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस एंड एजुकेशन आर क्रुशियल फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन। अभी पेशेंट को, कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास, जैसे कि अ, अगर क्लिनिक में ज्यादातर पेशेंट ये भी आते हैं कि हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डायबिटीज है, बहुत सालों से मेडिसिन खा रहे हैं, एलोपैथिक एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हैं, एंटी डायबिटिक ले रहे हैं, तो पेशेंट को भी पता चल गया है, उनको, लेमन को भी ये पता है कि ये आगे जाके लीवर को अफेक्ट करेगा, किडनी को अफेक्ट करेगा, तो वो लोग, उनको क्या लगता है कि हम आयुर्वेदा में जाए, होम्योपैथी, तो वो आके यही बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने कोई सिम्टम्स भी नहीं है, बस जो भी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है बस उसको कम करना है या फिर उसको बंद करना है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डेफिनेटली होम्योपैथिक अप्रोच से जा सकते हैं, बट उसके साथ साथ पेशेंट को ये भी अवेयर और एजुकेट करना पड़ेगा कि उसमें लाइफस्टाइल का जो मॉडिफिकेशन है, डाइट प्लान में मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिएंट्स उसी तरह से जाने चाहिए, तो उसका जो अवेयरनेस है, एजुकेशन है, वो हमें ही करना पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ फर्स्ट लाइन प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी। तो यस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए फर्स्ट लाइन प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी यही है कि लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन किया जाए, ऐसा। तो these disorders not only affect health but also increase economic and social burdens. So yes, एक वो बहुत ही ऑब्वियस है ये कि वो सिर्फ हेल्थ को ही नहीं अफेक्ट करता है, बट इकोनॉमिक एंड सोशल बर्डन्स है वो भी इंक्रीज करता है। एंड क्लिनिशियंस और प्रैक्टिशनर्स का ही वाइटल रोल है टू गाइड द पेशेंट। ओके, सो नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल इन डिजीज प्रिवेंशन? ये लाइफस्टाइल का इम्पोर्टेंस क्या है डिजीज प्रिवेंट करने के लिए? तो लाइफस्टाइल इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ एंड लॉन्जिविटी। यस, सो लाइफस्टाइल बेसिकली देखा जाए तो दो तरह की है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। हेल्दी लाइफस्टाइल में हमारी हेल्दी हैबिट्स है, उसमें चार कंपोनेंट्स है जो बहुत ही मेन है। सबसे पहला है कि डाइट, हम डाइट किसी तरह से अच्छी तरह से ले रहे हैं कि नहीं, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं कि नहीं उसके अलावा हमारी स्लीप पैटर्न, स्लीप पैटर्न हमारी कैसी है, और फोर्थ है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। अगर वो सब सही चल रहा है तो हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी है, तो ओवरऑल हमारी हेल्थ है वो हम वेलबींग में रहेंगे और लाइफ स्पान है वो भी बढ़ेगी। बट अगर हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, हमारी अनहेल्दी प्रोसेस फूड ज्यादा ले रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स ज्यादा ले रहे हैं, तो और फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, बिल्कुल ही इनएक्टिव है, और स्लीप पैटर्न सही नहीं है, तो ये सब अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंडर आएगा और ओवरऑल हेल्थ है वो हमारी नहीं सही रहेगी। तो हेल्दी हैबिट्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज सिग्निफिकेंटली। यस, सो अगर हेल्दी हैबिट्स, ये अभी जो हमने डिस्कस किया,
वो हेल्थी हैबिट्स अगर हम डेवलप करेंगे तो क्रोनिक डिजीज और ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उसका रिस्क है वो डेफिनेटली हम कम कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी improves cardiovascular health, insulin sensitivity and weight management. दिस इज वेरी ऑब्वियस कि फिजिकल एक्टिविटी अगर हम रखेंगे तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी और वेट मैनेजमेंट डेफिनेटली वो सब सही होगा। उसके अलावा अवॉइडिंग टबेको, लिमिटिंग अल्कोहल एंड मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट आर क्रूशियल। यस, ये तीनों चीजें जो कि क्लास वाइज देखने को मिलती है, जैसे कि अवॉइडिंग टोबैको। अभी ये टोबैको है तो ये लोअर क्लास में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है कि उसको टोबैको का एडिक्शन है। यहाँ पे जैसे गुजरात में अगर देखा जाए तो मावा बोलते हैं जिसमें टोबैको होता है ये सब। तो वो लोअर क्लास में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, बट उसके साथ वहां पे क्या है कि उसकी जो डाइट है वो हेल्दी डाइट है। यहाँ पे वो टोबैको ले रहा है, अल्कोहल भी कई मात्रा में ले रहा है, बट उसके सामने जो डाइट है वो हेल्दी है। वहां पे डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनको नहीं शुगरी ड्रिंक का कोई शौक है, नहीं प्रोसेस्ड फूड का कोई शौक है, वो सब सही है वहां पे। बट ये टोबैको जो है वो भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। फिर अल्कोहल है, अल्कोहल लोअर क्लास में भी देखने को मिलता है, अपर क्लास में भी मिलता है, मिडिल क्लास में थोड़ा कम है जैसे कि सर्वे ने बताया है ऐसा। तो वो भी वहां पे अफेक्ट करता है। इन मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट आर क्रूशियल। ये वाला जो चीज है वो मिडिल क्लास को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि वो लोअर क्लास में जो आते हैं वहां पे मतलब हेल्दी डाइट ही है, वहां पे कोई उतना है नहीं। और अगर अपर क्लास में देखा जाए तो वो लोग भी अपनी डाइट है वो मेंटेन रखते हैं, मतलब वो अपना पोर्शन है वो क्लियर रखते हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, वो सब भी उनको पता होता है और वो उसके हिसाब से ही अपना डाइट वो प्लान करके रखते हैं। मिडिल क्लास वालों के लिए ये बहुत ही बड़ा चीज है कि वो बैलेंस डाइट रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो अपर क्लास को भी कॉपी करने जाते हैं, वहां पे प्रोसेस फूड है, ये है वो है, तो वो सब भी उनको लेना है और बाकी जो है वहां पर वो इकोनॉमिकली नहीं पहुंच पाते। तो बैलेंस डाइट है वो वहां पे भी मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। और ये तीनों चीजें है वो बहुत ही क्रुशियल है टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर ये सब ना हो तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो उनका जो ऑनसेट है वो डेफिनेटली डिले कर सकते हैं। एडिक्वेट स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिवेंट हार्मोनल बैलेंसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है उससे हार्मोनल इम्बैलेंसेस है वो सही रहेगा। अगर हम मतलब खुश है, कोई स्ट्रेस नहीं है, हैप्पी हार्मोन से वो जनरेट होंगे और हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं होगा। बट अगर स्ट्रेस है, हमारी स्लीप है वो एडिक्वेट नहीं है, ज्यादातर ये जो शिफ्ट में काम करते हैं उसमें देखने को मिलता है कि उसकी जो स्लीप की सर्काडियन रिदम है वो सही नहीं होती है और उसकी वजह से बहुत ही सारे डिजीज है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो एडिक्वेट स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर सही होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं होगा और अल्टीमेटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और बाकी के जो क्रोनिक डिसऑर्डर्स है उसका जो प्रिवेलेंस है, इंसिडेंस है वो कम होगा। And positive lifestyle choices can delay or prevent the onset of diseases. तो ये अभी जो हमने डिस्कस किया वही सेम है कि पॉजिटिव लाइफस्टाइल, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो हम डेफिनेटली जो ऑनसेट है उसको प्रिवेंट या फिर डिले कर सकते हैं। लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस आर कोस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल कंपेयर्ड टू मेडिकेशन। डेफिनेटली अगर हम मेडिकेशन, कोई भी मेडिकेशन, अगर एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, तो उससे अच्छा यही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो पहले से ही किया जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और सस्टेनेबल भी रहेगा और पूरा लाइफ टाइम ये मेडिकेशन है उसके ऊपर नहीं रहना पड़ेगा। दे इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोडक्टिविटी। जो चीज हमारे होम्योपैथी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब सिम्टम्स को रिलीफ या फिर क्योर तो एलोपैथी वाले भी करते हैं, हम भी करते हैं, बट हमारे में ये वाला जो पॉइंट है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करते हैं। अगर हम पेशेंट को कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो वो उसके जो सिम्टम्स है, फिजिकल जो सिम्टम्स है वो तो क्लियर होंगे ही, बट उसके साथ साथ जो मेंटल वेलबींग उनको फील होगा वो बहुत ही सही होगा और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर हम करें तो उसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, फिर फिजिकली एक्टिव करते हैं पेशेंट को, फिर उसका जो डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स है
वो सही करते हैं, तो वो सब चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करती ही है और प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करती है। लाइफस्टाइल ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेंटल हेल्थ, कॉग्निशन एंड इम्यून फंक्शन। राइट, सो अभी जैसे बात हुआ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे तो ओवरऑल मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा, कॉग्निशन बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव होगा, इम्यून फंक्शन है वो सब इम्प्रूव होगा। इम्यून फंक्शन जैसे कि हम डाइट उसी तरह से प्लान करेंगे, उसमें जो विटामिन सी, विटामिन ई, बाकी के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सब उसमें ऐड करेंगे तो डेफिनेटली इम्यून फंक्शन है वो इम्प्रूव होगा। Integrating lifestyle education into patient care is essential for holistic health. So हम पेशेंट की जो भी तरह से मतलब मेडिकेटेड वे में जो भी केयर करेंगे, बट उसके साथ अगर उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल का एजुकेशन भी देंगे तो ये जो होलिस्टिक हेल्थ का जो अप्रोच है वो बहुत ही सही तरीके से रहेगा। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो अभी हमने प्रीवियसली बात किया जैसे कि लाइफस्टाइल है उसका क्या रोल है, अभी बात करते हैं कि न्यूट्रिशन का क्या रोल है टू प्रिवेंट द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सेल्यूलर फंक्शन, एनर्जी एंड इम्यूनिटी। राइट, सो न्यूट्रिशन का क्या है कि न्यूट्रिशन अगर हमारा सही होगा तो वो सेल्यूलर फंक्शन में, एनर्जी में, इम्यूनिटी में सभी जगह पे वो हमें हेल्प करेगा। जैसे कि सेल्यूलर फंक्शन में न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। तो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है तो उसका रोल क्या है वो थोड़ा ब्रीफ में हम डिस्कस करते हैं कि सेल्यूलर फंक्शन में बेसिकली प्रोटीन्स का रोल है। प्रोटीन का क्या रोल है कि वो अमाइनो एसिड्स है वो प्रोवाइड कराते हैं, और अमाइनो एसिड्स का बेसिकली रोल क्या है कि वो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स उसके सिंथेसिस में काम करता है, और आगे जाके वो जो सेल मेम्ब्रेन्स है और साइटोस्केलेटन है तो उसको फॉर्म करने में, उसको स्ट्रक्चरली कंपोनेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा लिपिड्स में देखें तो लिपिड्स में क्या है कि लिपिड्स है वो सेल मेम्ब्रेन्स का जो फोस्फोलिपिड लेयर होता है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर होता है वो फॉर्म करता है, और उसके साथ साथ एंश्योरिंग प्रॉपर सेल इंटीग्रिटी, उसके साथ वो जो भी सेल है उसकी जो प्रॉपर इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रखता है। और मोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन में भी लिपिड्स और फैट्स का रोल होता है। उसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स का देखें तो उनका काम क्या है कि वो डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयरिंग में काम करते हैं। उसके अलावा जो भी कोई सेल है वो अगर अच्छे से फंक्शन हो रहे हैं कि नहीं, वो प्रॉपरली डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, वो भी विटामिन्स और मिनरल्स का रोल होता है। उसके अलावा सेल्यूलर फंक्शन के बाद एनर्जी का देखें तो एनर्जी में डेफिनेटली हम सबको पता ही है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर रोल है वहां पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या करता है, आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड विच इज द प्राइमरी फ्यूल फॉर सेल्यूलर एनर्जी थ्रू ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ओके, नेक्स्ट फैट्स का भी यहाँ पे रोल है। तो फैट्स क्या करता है कि मेटाबोलाइज्ड इनटू फैटी एसिड्स एंड कीटोन बॉडीज एंड प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज एंड सप्लाई। राइट, एंड अगेन प्रोटीन का, तो प्रोटीन का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है एनर्जी में। जब हम स्टारवेशन या फिर फास्टिंग करते हैं तो जो प्रोटीन्स है उसका भी रोल है, वो भी एनर्जी है, वो एनर्जी के लिए यूज होते हैं। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन बी का रोल हम सबको पता ही है। और अभी देखा जाए तो विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एंड विटामिन B3 डेफिशिएंसी के बहुत ही केसेस आ रहे हैं, और उसके ज्यादातर फीमेल में, यंग फीमेल में ये विटामिन B3 डेफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। और उसकी वजह से बहुत ही सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं कि मसल पेन होना, फिर लिथार्जिक फीलिंग, ये वो। तो उसका रीजन क्या है कि अभी मिल्क पसंद नहीं है, धूप में जाना पसंद नहीं है, धूप में जाते हैं सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, दुपट्टा लगा के जाते हैं, तो विटामिन D3 का लेवल है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये सब जो चीजें हैं वो एनर्जी, सेल्यूलर फंक्शन, उसमें न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही ज्यादा रोल है। फिर इम्यूनिटी का देखें तो इम्यूनिटी में विटामिन C, विटामिन E स्पेसिफिकली उसका रोल बहुत ही ज्यादा है। उसके अलावा प्रोटीन्स का भी, जो कि एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में हेल्प करता है,
उसके अलावा इम्यून सेल्स को, फिर जो भी कोई मोलेक्यूल्स है, साइटोकाइंस है, तो उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको सिग्नलिंग करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये तीनों चीजों में न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही ज्यादा रोल है। तो एडिक्वेट अगर न्यूट्रिशन होगा तो सेल्यूलर फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं होगी, इम्यूनिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अल्टीमेटली जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, क्रोनिक कोई भी केसेस है, तो वो अल्टीमेटली कम होंगे। और इम्बेलेंस्ड डाइट्स कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी, डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और अगर इम्बेलेंस्ड डाइट रहा तो इसके ऑपोजिट सभी होगा, ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सब। अगर इम्बेलेंस डाइट है, हेल्दी डाइट्स नहीं है, तो ये सब हो सकता है। डाइट्स रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, इन लीन प्रोटीन्स प्रमोट हेल्थ। ओके, सो अगर डाइट, ये सारी मेन चीजें हैं कि फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स जो है, सीजनल जो वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है, लीन प्रोटीन्स है, ये सब हेल्थ को प्रमोट करते हैं, वही लेना चाहिए। अगर कोई भी शुगरी फ्रूट्स या फिर सॉरी शुगरी ड्रिंक्स या फिर जो सीजनल फ्रूट्स नहीं है वो लिए, तो वो भी अनहेल्दी डाइट में ही कंसिडर होता है। फिर एक्सेसिव शुगर, सॉल्ट एंड प्रोसेस्ड फूड्स इंक्रीज डिजीज रिस्क। तो ये सब जो चीजें हैं, ये तीनों चीजें बहुत ही अ, वो है, बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो डिजीज रिस्क को बढ़ावा देता है। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हैव प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी वो एक है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि फैटी जो फिश है उसमें मिलती है, और उसके अलावा नट्स में, सीड्स में, वॉलनट्स है, फिर चिया सीड्स है, तो फ्लैक्स सीड्स है, तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, वो पाया जाता है। तो उसका रोल क्या है, वो कैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को मतलब मैनेज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में ओमेगा 3 फैटी एसिड का यही रोल है कि वो ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करता है, ट्राइग्लिसराइड जो है उसको रिड्यूस करता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर है वो कम होता है, और लिपिड प्रोफाइल है वो इम्प्रूव होता है। उसके अलावा जो भी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है, या फिर स्पेसिफिकली ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन है, तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से कम होता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हार्ट के जो डिजीज है उसका रिस्क है वो कम होता है। उसके अलावा उसकी एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन भी है, कि बॉडी में कहीं पे भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, तो उसका जो पाथवे है इन्फ्लामेशन का, वो फैटी एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो मॉड्यूलेट करता है। और अकॉर्डिंगली आर्थराइटिस है, फिर डायबिटीज है, उसके अलावा और भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, उसमें वो मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है ब्रेन एंड मेंटल हेल्थ के लिए। तो ब्रेन में जाके वो क्या करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड स्पेसिफिकली BH है, तो वो क्या करता है कि ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, कग्निटिव हेल्थ है, बिहेवियर जो पैटर्न है वो सब उसको इम्प्रूव करता है, और मूड को रेगुलेट करता है। तो अल्टीमेटली ये जो मेंटल वेलबींग है वो भी यहाँ से आ सकती है। उसके अलावा फाइबर्स का देखें, तो फाइबर्स का मेन रोल यही है कि वो गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। गट हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करता है। स्पेसिफिकली वो कहाँ से मिलते हैं, तो जो भी अभी आगे हमने बात किया, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है, तो वहां पे नट्स है, वहां से फाइबर्स है, उसका सोर्स वही है कि वहां से हमें फाइबर से वो बहुत ही ज्यादा मिल सकता है। वो क्या करता है कि वो गट में जाके स्पेसिफिकली बोल मूवमेंट है उसको इंक्रीज कराता है, तो कॉन्स्टिपेशन में राहत होती है, ये सब चीजें। उसके अलावा हार्ट हेल्थ में भी ये इसका रोल है फाइबर्स का। वो क्या करता है कि जो भी कोलेस्ट्रॉल है उसको वो गट में बाइंड कर देता है, इसकी वजह से LDL है वो रिड्यूस होगा और HDL है वो बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली लिपिड प्रोफाइल है वो सही होगा। उसके अलावा तीसरा इसका है कि वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। फाइबर्स वो क्या करता है कि ग्लूकोज का जो एब्सॉर्प्शन है उसको स्लो कर देता है, और अल्टीमेटली जो ब्लड शुगर है उसका स्पाइक है वो रिड्यूस होगा, और डेफिनेटली जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें ये हेल्प करेगा।
इसके अलावा हाई फाइबर प्रोटीन हाई फाइबर वाली जो फूड है वो लेने से क्या होगा कि वो सटाइटी लेवल पे बहुत ही जल्दी पहुंचा देगा, तो इसकी वजह से ओवर ईटिंग की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी और अल्टीमेटली ओबेसिटी में ये बेनिफिट होगा। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट का मेन रोल यही है जो कि मिलता है विटामिन सी, विटामिन ई, मतलब उसके जो सोर्सेज है ये जो भी कलर वाले जो फूड्स है, जो जहाँ से हमें एस्कोबिक एसिड मिल सकता है, मतलब साइट्रिक एसिड्स या फिर साइट्रस जो फूड्स है वहां से ये विटामिन सी, विटामिन ई मिलता है और अल्टीमेटली एंटीऑक्सीडेंट्स है वो वहां से मिलता है। तो वो क्या करता है कि अंदर जाके प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, और विच कैन डैमेज सेल्स, प्रोटीन्स एंड डीएनए। तो वो जो डैमेज करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो उसको ये हैंडल करते हैं। और प्रिवेंट क्रोनिक डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस जो है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होते हैं, तो उसको भी ये प्रिवेंट करते हैं। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जो रिस्क है वो रिड्यूस करते हैं। और उसके अलावा इम्यूनिटी में सपोर्ट करते हैं डेफिनेटली। अगर विटामिन सी, विटामिन ई वहां पे है तो वो डेफिनेटली इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। तो ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे डाइट पैटर्न में ये होना चाहिए। अगर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं तो ये तीनों चीजें हमारी डाइट में कहीं ना कहीं पे इंक्लूड होनी ही चाहिए। उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स आर क्रूशियल फॉर मेटाबॉलिक बैलेंस। जैसे हमने अभी आगे बात किया था कि विटामिन्स जो है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो माइक्रो मिनरल्स है, वो सब भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन चीज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज ऑफन ओवरलुक्ड बट एसेंशियल फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। हम हाइड्रेशन को मतलब थोड़ा ओवरलुक कर देते हैं, बट वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग शुड बी पर्सनलाइज्ड बेस्ड ऑन पेशेंट नीड्स। यस, मतलब ये जो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग वो कभी भी जनरलाइज्ड नहीं हो सकता है, वो पेशेंट टू पेशेंट वराई करेगा ही, और डिजीज टू डिजीज वो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग वो थोड़ा डिफर होगा। उसके अलावा प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑल्सो सपोर्ट्स मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस रेजिलियंस। तो अभी आगे हमने बात किया था वैसे ही कि प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर रहेगा तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करेंगे। इंटीग्रेटिंग न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजीज विथ लाइफस्टाइल चेंजेस मैक्सिमाइजेस प्रिवेंटिव आउटकम्स। अगर हम न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजीज है जो अभी हमने बात किया वो, और प्रीवियसली जो बात किया लाइफस्टाइल चेंजेस का, वो दोनों को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो अगर पहले के आगे के स्टेज में प्रीवियस है तो वो हम डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। देन कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड रिस्क फैक्टर्स। तो अभी बात करते हैं कि कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्या है और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो बहुत ही ब्रीफ में मैंने यहाँ पे रखा है कि टाइप 2 डायबिटीज, तो लिंक टू ओबेसिटी, इनएक्टिविटी एंड हाई शुगर डाइट्स। हाइपरटेंशन इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉल्ट इंटेक, स्ट्रेस, sedentary हैबिट्स। cardiovascular disease associated with high fat diet, smoking, inactivity. Obesity results from energy imbalance, processed foods, and lack of exercise. ओके, सो अभी मैंने देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे आया तो मैंने थोड़ा सर्च करके देखा कि ओबेसिटी का अभी प्रिवेलेंस क्या है। तो वो जानने को मिला कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2019-21 में जो किया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल है उसमें 24% विमेन में ओबेसिटी है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। 100 में से 24 फीमेल ओबेस है और 23 मेन वो ओबेस है, ऐसा हेल्थ सर्वे ने बताया है। उसके अलावा अगर चिल्ड्रन में भी, यहाँ पे हमारे गुजरात में तो अभी बच्चों को मतलब 10 में से एक बच्चा तो ओबेस होता ही है, वो देखा है। और यहाँ पे दिखाया भी है कि गुजरात में ओबेसिटी का रेट क्या है अभी, तो 8.9 और समथिंग, इतना चिल्ड्रन में, सिर्फ चिल्ड्रन में इतना ओबेसिटी देखने को मिल रहा है। तो ये सब उसका रीजन यही है कि एनर्जी इम्बैलेंस है, प्रोसेस्ड फूड बहुत ही ज्यादा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये तो बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं है।
बिल्कुल, मतलब पहले तो साइकिलिंग करते थे, वॉकिंग करते थे, बाहर बच्चे साथ में मिलके खेलते थे। अभी ये कुछ भी देखने को मिलता ही नहीं है। ये स्क्रीन डिपेंडेंसी ही आ गई है कि फोन पे गेम खेलते, लैपटॉप पे गेम खेलते, टीवी देखते, बस यही है। बाकी बाहर जाके खेलना ये वो ये सब है नहीं। तो वही फैक्टर्स है कि ओबेसिटी अभी बहुत ही ज्यादा बच्चों में देखने को मिलती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कॉम्बिनेशन ऑफ ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये सब, अगर ये जो रिस्क फैक्टर अभी हमने आगे बात किया, वो अगर सारे एक साथ मिल जाए तो मतलब यहाँ पे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब रिस्क फैक्टर्स ऑफन क्लस्टर इंक्रीजिंग ओवरऑल डिजीज ससेप्टेबिलिटी। अगर ये सब रिस्क फैक्टर है तो डिजीज ससेप्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन चार लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एक ही साथ एक ही पर्सन में होंगे, और ये देखने को मिल रहा है अभी। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, स्लीप डिप्राइवेशन एंड पुअर डाइट कैन कंट्रीब्यूट। तो अभी ये बिल्कुल कि स्लीप डिप्राइवेशन बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यंग एडल्ट्स में एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप, साउंड स्लीप होनी ही चाहिए। बट ड्यू टू वर्क स्ट्रेस एंड सोशल स्ट्रेस, बहुत ही सारे ये चीजों के लिए ये स्लीप डिप्राइवेशन बहुत ही देखने को मिल रहा है। स्ट्रेस है, पुअर डाइट है, तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं। अर्ली रिकग्निशन ऑफ दिस फैक्टर्स इनेबल्स टाइमली इंटरवेंशंस। अगर हम ये सारे फैक्टर्स है जो रिस्क फैक्टर्स अभी बात की, वो अगर हम अर्ली रिकग्निशन कर लेते हैं, पहले से ही हमें अगर पता चल गया है कि ये सब फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में, तो हम उसको पहले से ही मैनेज करके उसका जो इंटरवेंशन है, उसका सॉरी मॉडिफिकेशन है वो करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क इवन इन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल। अभी आगे बात किया था ऐसे ही कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल है, बट उसमें भी अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो रिस्क है उसका वो हम रिड्यूस कर ही सकते हैं, और ऑनसेट है वो डेफिनेटली डिले कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज मोर इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल देन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली ये तो कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, लाइफ टाइम कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट रखना, उससे अच्छा यही है कि उसको पहले से ही प्रिवेंट कर दो, रिस्क फैक्टर जो है वो कम कर दो, तो आगे जाके ये मेडिकेशन लॉन्ग टाइम के लिए वो रहेगा ही नहीं। ओके, देन रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ओके, तो हमने बात किया न्यूट्रिशन का, लाइफस्टाइल का। तो अभी बात करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी का रोल क्या है। तो रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड मसल स्ट्रेंथ। जो कि ऑब्वियस है कि रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो मसल स्ट्रेंथ डेफिनेटली बढ़ेगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इट हेल्प्स मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट एंड रिड्यूसेस ओबेसिटी रिलेटेड रिस्क। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, तो डेफिनेटली ओबेसिटी रिलेटेड जो भी रिस्क है वो कम होगा, वेट कम होगा। एरोबिक एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एनहांस एंड्योरेंस। एरोबिक एक्टिविटीज ये जो है, तो उससे मेंटल एंड्योरेंस भी अच्छा बढ़ेगा और फिजिकल एंड्योरेंस है वो भी बढ़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रिजर्व्स मसल मास एंड बोन हेल्थ। अगर ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो भी जिम में जाके ये ट्रेनिंग करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो उससे मसल मास भी प्रिजर्व होगा और बोन हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एक्सरसाइज ऑल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इम्प्रूव्स मूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सरसाइज से स्ट्रेस भी कम होगा, एंजाइटी, इम्प्रूव्स मूड, ये सब होगा, और अल्टीमेटली जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है उसका रिस्क है वो कम होगा। फिजिकल एक्टिविटी लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूव्स लिपिड प्रोफाइल। डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी से, ब्रिस्क वॉकिंग से, जैसे हमें पता है कि एचडीएल है वो बढ़ेगा और एलडीएल है वो कम होगा, और अल्टीमेटली लिपिड प्रोफाइल है वो इम्प्रूव होगा और ब्लड प्रेशर है वो कम होगा। Even short daily bouts of activity are beneficial. Sedentary behavior is a major risk factor for multiple lifestyle disorders. यस, सो पहले ही बात किया, ऐसे सीडेंट्री बिहेवियर है तो मल्टीपल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, उसमें ओबेसिटी भी आएगा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज सभी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज इनटू डेली रूटीन्स इज की फॉर एडहेरेंस। मतलब लाइफस्टाइल में चेंजेस, न्यूट्रिशन अच्छे से लेना, और फिजिकली जो भी एक्सरसाइज है वो डेली रूटीन में अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इसको हम डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। Okay, so now stress management and mental health well-being. Okay, so ये बहुत ही important point है
कि हम स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं और मेंटल वेलबींग हम कैसे रह सकते हैं। तो क्रोनिक स्ट्रेस ट्रिगर्स हार्मोनल चेंजेस इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। जैसे हमें पता ही है कि अभी डायबिटीज के जो इटियोलॉजी है, उसके जो पोजीशन है, उसमें शुगर जो है उसके लेवल से भी अधिक ज्यादा यही पॉइंट है कि स्ट्रेस। तो स्ट्रेस है, उसकी वजह से ही ये डायबिटीज के जो पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं। तो अगर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो ये सब क्रोनिक स्ट्रेस है उसका ही रिजल्ट है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उसको मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग रिड्यूस स्ट्रेस। तो ये सब जो चीजें हैं, योगा है, मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, तो वो स्ट्रेस को डेफिनेटली रिड्यूस करते हैं। एडिक्वेट स्लीप इज एसेंशियल। एडिक्वेट स्लीप लेना एक बहुत ही जरूरी है फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सोशल सपोर्ट एंड इमोशनल रेजिलियंस प्रिवेंट बर्नआउट एंड डिप्रेशन। ये सोशल सपोर्ट है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Cognitive behavioral strategies help in habit modification and adherence. Yes, so cognitive behavioral strategies अभी इसमें या ये है कि थोड़ी मतलब ऐसी टेक्निक है कि हम कैसे अपने जो नेगेटिव इमोशंस है या फिर ऐसे कोई नेगेटिव थॉट्स है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी टेक्निक्स है। तो भी ब्रीफ में बात करें तो यही है कि फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंटेशन के पहले अगर मुझे ये थॉट्स आ रहे हैं कि मतलब मुझसे अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रेटजीज में, टेक्निक्स में यही है कि वो जो आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस है, उसको चैलेंज करिए, उसको पास्ट इवेंट्स के साथ जोड़िए कि मतलब पहले मैंने दिया था वो अच्छा हुआ था, इस बार भी अच्छा होगा, ये चैलेंज करिए। उसके बाद प्रैक्टिस करिए कि अगर प्रेजेंटेशन देना है तो 1-2 बार, 3 बार, ये 4 बार वो प्रैक्टिस करके देखिए और उसके बाद अप्लाई करिए। तो ये वाली जो ये तो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी मैंने बताई, बट ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी में स्ट्रेटेजीज टेक्निक्स में दी है कि उसके अकॉर्डिंग हम हैबिट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और अल्टीमेटली हमारा जो मेंटल वेलबींग है वो अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर एंड मेटाबॉलिक हेल्थ। जो अभी आगे योगा मेडिटेशन का जो बात हुआ वही है, वही रिलैक्सेशन टेक्निक है कि उससे कार्डियोवास्कुलर और मेटाबॉलिक हेल्थ है वो इंप्रूव होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट एनहांसेस फोकस, प्रोडक्टिविटी एंड इम्यून फंक्शंस। यस, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो उससे फोकस बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी और इम्यून फंक्शन है वो भी डेफिनेटली बढ़ेगा। लाइफस्टाइल काउंसलिंग शुड इंक्लूड साइकोलॉजिकल वेलबींग। यस, सो साइकोलॉजिकल वेलबींग, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल वेलबींग वो भी बहुत ही जरूरी है। जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बात कर रहे हैं या फिर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज क्रूशियल फॉर होलिस्टिक डिजीज प्रिवेंशन। यस, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, अभी डाइटरी पैटर्न्स फॉर डिजीज प्रिवेंशन। बेसिकली कोई स्टैंडर्ड डाइटरी पैटर्न हम क्या रख सकते हैं, ये बहुत ही सुपरफिशियली दिया है। बाकी तो हर एक डिजीज के लिए अलग अलग डाइटरी पैटर्न है वो लगते हैं, बट स्टैंडर्ड क्या है, तो बस यही है कि एम्फेसाइज होल फूड्स ओवर प्रोसेस्ड ऑप्शंस। प्रोसेस्ड ऑप्शंस के ऊपर होल फूड्स ही ज्यादातर लेने चाहिए। मेडिटेरियन एंड प्लांट बेस्ड डाइट्स आर एसोसिएटेड विथ लोअर क्रोनिक डिजीज रिस्क। मेडिटेरियन और प्लांट बेस्ड, मेडिटेरियन आई मीन ये यही है कि जो प्रीवियस पास्ट में बहुत ही ओल्ड जो डाइट चलती थी, बस वही है। उसमें मतलब सभी चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है कि प्रोटीन ले लिया, कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो कितनी मात्रा में लेना है वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसके अकॉर्डिंगली क्रोनिक डिजीज का जो रिस्क है वो लोअर कर सकते हैं। हाई फाइबर इंटेक इम्प्रूव्स ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल। जैसे आगे बात किया था वैसे ही कि हाई फाइबर वाले जो फूड्स है वो अगर हम इंटेक करेंगे तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी होगा और रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल, दोनों ही। तो डायबिटीज में भी हेल्पफुल रहेगा और हाइपरटेंशन में भी हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा एडिक्वेट प्रोटीन सपोर्ट्स मसल फंक्शन एंड सैटिस्फैक्शन। तो अगर प्रोटीन भी सही से ले लिया तो मसल फंक्शन में भी हेल्प करेगा और सैटिस्फैक्शन में भी हेल्प करेगा। लिमिटेड रिफाइंड शुगर्स, ट्रांस फैट्स एंड एक्सेस सॉल्ट, ये सबको लिमिट करना है, ट्रांस फैट्स को, एक्सेस सॉल्ट को और शुगर्स को।
तो उसके अलावा हम यही ले सकते हैं कि जो ऐसे जो नेचुरल शुगर्स है वही कंज्यूम करें, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है। इनकॉर्पोरेट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे पहले बात किया था कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ये जो कोल्ड स्टोरेज में रख के बाद में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह आते हैं, तो उसमें इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं जो कोई भी मतलब इतने कोई हेल्पफुल नहीं है। इससे अच्छा जो सीजनल फ्रूट्स है, जो सीजनल वेजिटेबल्स है, उसको ही हम कंज्यूम करें। हाइड्रेट एडिक्वेटली विथ वाटर, लिमिट शुगरी ड्रिंक्स। हाइड्रेट एडिक्वेटली और शुगरी ड्रिंक्स है उसको लिमिट करें। पोर्शन कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी वेट। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वेट को मेंटेन करना है तो पोर्शन को डेफिनेटली कंट्रोल करना पड़ेगा। एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा खा लेने से भी वेट है वो बढ़ता है। उससे अच्छा कि आप पार्ट में खाओ, थोड़े थोड़े पार्ट में थोड़ा थोड़ा मील है वो लोग ऐसा करके। मील टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी कैन इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म। यस, मील टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने टाइम ले रहे हो और कितने कितने टाइम पे ले रहे हो। मील का टाइमिंग है वो भी रेगुलर होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी सही रहनी चाहिए, और वही मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान्स आर मोर इफेक्टिव देन जेनरिक रिकमेंडेशंस, इसीलिए कभी भी न्यूट्रिएंट जो भी डाइट प्लान्स है, न्यूट्रिशन प्लान्स है, वो कभी भी जेनरिक नहीं होता है, वो कभी भी जनरलाइज नहीं कर सकते, वो पर्सनलाइज्ड ही होने चाहिए। देन रोल ऑफ स्लीप इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो स्लीप का स्लीप का रोल क्या है? बहुत ही बड़ा रोल है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर प्रिवेंट करने में भी। अगर साउंड स्लीप है, एडिक्वेट स्लीप है, तो वो बहुत ही सही है टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो स्लीप बेसिकली करती क्या है कि स्लीप रेगुलेट्स हॉर्मोन्स, एपेटाइट एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ये तीनों को वो रेगुलेट करते हैं। स्लीप डिप्राइवेशन इंक्रीजेस रिस्क ऑफ ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। या स्लीप डिप्राइवेशन ओबेसिटी को, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सभी का रिस्क है वो बढ़ाती है। पुअर स्लीप क्वालिटी अफेक्ट्स मूड, कॉग्निशन एंड इम्यून फंक्शन डेफिनेटली। इसीलिए ये जो शिफ्ट वर्कर्स है तो उसमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो मेन है कि उसकी जो स्लीप है, स्लीप पैटर्न है वो सही नहीं है, पुअर है स्लीप की क्वालिटी। तो उसकी वजह से उसका मूड सही नहीं रहता है, कॉग्निशन, बिहेवियर पैटर्न, वो सभी चेंज हो जाता है, और अल्टीमेटली इम्यून फंक्शन है वो भी डाउन हो जाता है। Adults require 7 to 9 hours of quality sleep per night. Yes, sleep hygiene includes consistent bedtime, limited screen time, and calm environment. Yes, so sleep hygiene में consistent bedtime होना चाहिए, limited screen time होना चाहिए, और calm environment होना चाहिए। Shift workers are at higher risk due to circadian rhythm disruption. अभी जैसे बात की वही है। Sleep assessment should be part of preventive health care. सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या कोई भी क्रोनिक डिजीज को हम अगर प्रिवेंटिव मेजर्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो उसमें स्लीप का असेसमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप एनहांसेस ओवरऑल लाइफस्टाइल इंटरवेंशन आउटकम्स। क्लिनिशियंस शुड एजुकेट पेशेंट्स अबाउट स्लीप एज अ प्रिवेंटिव टूल। ओके, देन ऑलमोस्ट हमने जो सभी चीजें हैं वो कवर कर लिए, स्लीप को कवर किया, मेंटल वेलबींग को किया, न्यूट्रिएंट्स को किया, लाइफस्टाइल को किया। तो अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वो थोड़ा ब्रीफ में सुपरफिशियली दिया है कि लाइफस्टाइल काउंसलिंग शुड बी पार्ट ऑफ रूटीन पेशेंट केयर। अगर कोई भी पेशेंट आए, कोई भी डिजीज का हो, कोई क्रोनिक डिजीज है, तो डेफिनेटली उसका, हमारा पेशेंट केयर का एक पार्ट ये लाइफस्टाइल काउंसलिंग का होना ही चाहिए कि ये चार चीजें हैं वो इंक्लूड करनी ही पड़ेगी। असेस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, स्लीप एंड सब्सटेंस यूज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको हम इनकॉर्पोरेट करें हमारे केस टेकिंग में, हमारी जो भी पेशेंट केयर की जो रूटीन है उसमें, कि उसका डाइट कैसा है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, कितनी है, स्ट्रेस कितना है, किसके अकॉर्डिंग है,
स्लीप कैसी है, सब्सटेंस यूज है कि नहीं, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग हम उसे काउंसिल कर सकते हैं, उसका जो भी मॉडिफिकेशन है वो हम एडवाइस कर सकते हैं। तो वो डेफिनेटली हेल्पफुल करेगा। अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं वो डेफिनेटली इंडिविजुअलाइज्ड है, वो डेफिनेटली अंदर जाके एक्ट करेगी। बट उसके साथ साथ ये जो अगर वो मेंटेनिंग पोज है वो कंटिन्यू रहेगा तो फिर दवाई का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये सब जो चीजें है वो तो ऐसी ही है, वो फिजिकल एक्टिव नहीं है, वो स्ट्रेस में है ही, वो स्लीप उसकी आई मीन एडिक्वेट नहीं है, साउंड नहीं है, रेगुलर नहीं है, डाइट में वो कुछ भी ले रहा है। तो फिर ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, उसको सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन से मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, चाहे वो एलोपैथी मेडिकेशन हो या फिर होम्योपैथी हो। तो ये सब चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको इंटीग्रेट करें और सेट रियलिस्टिक मेजरेबल एंड इंडिविजुअलाइज्ड गोल। यस, सो मतलब रियलिस्टिक मेजरेबल और इंडिविजुअलाइज्ड गोल्स ही हम सेट करके उसको दे कि ये करना है। उसके अलावा जो भी जनरलाइज्ड है वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। उसके अलावा एनकरेज ग्रेजुअल बिहेवियर मॉडिफिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म एडहेरेंस। ग्रेजुअल बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन है वो भी हम उसको थोड़ा एनकरेज कर सकते हैं। यूज मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग टू एनहांस पेशेंट एंगेजमेंट, ट्रैक प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट एंड फीडबैक, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंबाइन डायट्री एडवाइस विथ एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आगे बात किया वही, कि ये सभी को कंबाइन करना, इंटीग्रेट करना बहुत ही जरूरी है। Educate patients on disease risk reduction through lifestyle. Yes, multidisciplinary approach improves outcomes. Prevention focused care reduces complications and healthcare cost. ओके, सो एक बहुत ही ब्रीफ में एक एग्जांपल दिया है। एक 45 years ओल्ड मेल पेशेंट था विथ ओबेसिटी, बॉर्डरलाइन डायबिटीज एंड प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो उसको होम्योपैथिक इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन जो सिमिलिमम कंस्टिट्यूशनल आ रही थी उसके साथ साथ ये दिया था कि मेडिटेरियन डाइट वो एक प्रॉपर प्लान करके दिया था। उसके साथ कंटिन्यू रेगुलर 30 minutes पर डे वॉकिंग, जो कि ब्रिस्क वॉकिंग करना है, वो दिया था, योगा और स्ट्रेस काउंसलिंग। उसके साथ तो आउटकम क्या मिला, 6 महीने के बाद वेट में रिडक्शन हुआ अप टू 13 kg, इम्प्रूव्ड ग्लाइसेमिक कंट्रोल इम्प्रूव हुआ। और बीपी जो मतलब उसका एक मतलब रखा था चार्ट बना के कि वो डेली लेना है, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में दोनों में, तो वो सही हुआ, लोअर हुआ पहले से। तो ये क्या दिखाता है, ये तो एक बहुत ही ब्रीफ में मैंने अभी दिया है, बाकी जो है अभी टाइम नहीं है तो बहुत ही ज्यादा नहीं डिस्कस कर सकते। बट उसका रिजल्ट क्या मिला कि डेमोन्स्ट्रेट्स इफेक्टिवनेस ऑफ इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस विथ मेडिकेशन, हाईलाइट्स importance of personalized counseling, shows potential to prevent medication dependence, reinforce that small consistent changes have significant impact। तो ये सब जो चीजें हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो समरी यही है कि ये चारों जो चीज है, न्यूट्रिशन है, फिजिकल एक्टिविटी है, स्लीप है और स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको हमें हमारी केस टेकिंग में वो इंक्लूड करना ही पड़ेगा कि उसका क्या है, कैसे है। तो ये सब चीजें हैं वो हमें मैनेज करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग हमें ये सब चीजें हैं वो हमें वो भी एडवाइस करके देना पड़ेगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्लिनिशियंस है वो पाइवोटल रोल इन पेशेंट एजुकेशन एंड मोटिवेशन। पेशेंट को पता नहीं होगा कि मुझे कैसे क्या करना है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये डाइट कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, पोषण कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। तो वो सब चीजें हैं वो हमें पहले उसको एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करवाना पड़ेगा कि ये सब चीजें हैं जो आप मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा हम डायरेक्ट मेडिकेशन से ही ये सब चीजें हैंडल नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में। तो बस यही था कि ये सब जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो पेशेंट को जो भी सिम्टम्स है वो तो रिड्यूस होंगे ही। जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के जो भी सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो तो डेफिनेटली हम हैंडल कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी हम डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं विथ मेडिकेशंस एंड विथ ये सब जो चीजें हैं वो सब चीजें इम्प्लीमेंट करके।
तो पेशेंट को मेंटली भी वेलबिंग होगा, फिजिकली भी वेलबिंग रहेंगे पेशेंट। और ये सब जो चीजें है, उसका डाइट सही हो जाएगा, उसका फिजिकल एक्टिविटी रहेगा, तो ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, मेटाबॉलिक हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो सब चीजें हैं वो ग्रेजुअली वो सब। टाइम पार हो रहा है। हेलो, 8:30 हो चुका है, इससे आगे नहीं करेंगे, कंक्लूड कर दीजिए फिर नेक्स्ट थिंग को इन लोग करेंगे। यस। Recording in progress. रुचा जी, यस सर। आपका presentation बहुत अच्छा था, क्योंकि अब हम लोग के पास में 1 मिनट भी समय नहीं बचा है, तो हम लोग इसको समाप्त करते हैं। जी सर। फिर आइए दूसरा सेशन को लेकर के, है ना। तो हम लोग आज आके लाइफ स्टाइल हम लोगों का आजकल का बर्निंग टॉपिक है, इस पर आपने जिक्र किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ऑडियंस को भी धन्यवाद, और हमारे मॉडरेटर डॉक्टर स्वप्निल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में आज का यह हिंदी सेशन समाप्त होता है। और मैडम, आप कृपया अपना पीपीटी को रिमूव कर लीजिए। हम लोग अब इंग्लिश सेशन को रिमूव करते हैं। नाउ ओवर टू द इंग्लिश सेशन।